This video is sponsored by Extra Edge Fitness. नागपुर शहर में पुलिस विभाग में 20 सालों से कार्य करने वाले राहुल चौहान नामक कांस्टेबल ने अपने आला अधिकारियों की ज्यादती से परेशान होकर डीसीपी नरुल हसन के सामने अपने सेवानिवृत्ति का अर्ज किया है। राहुल को उनके आला अधिकारी झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर उनकी बदनामी कर रहे हैं, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। ऐसा क्या हुआ कि राहुल चौहान को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? नागपुर पुलिस डिपार्टमेंट का एक कांस्टेबल जिन्होंने 20 साल से अपनी नौकरी जो है इसी डिपार्टमेंट में की है, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव के कारण सेवानिवृत्ति की इच्छा मांग रहा है। मेरे साथ मौजूद है राहुल चौहान, जिन्होंने नागपुर पुलिस में 20 साल की नौकरी की है और अचानक एक इंसिडेंट हो जाता है। उसके बाद इनके ऊपर काफ़ी सवाल खड़े किए जाते हैं, इनके कैरेक्टर पर सवाल खड़े किए जाते हैं और ऐसा दबाव डाला जाता है कि ये जो है इन्हें सेवानिवृत्ति का पत्र अपने अधिकारी को देना पड़ता है। क्या हुआ है पूरा मामला, उनसे ही बात करते हैं। राहुल चौहान हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या मामला है? आपने क्यों जो है सेवानिवृत्ति का पत्र आप डीसीपी नरुल हसन के पास सौंपा है? मेरे आज से काफ़ी 3-1 महीने हो रहे हैं। मेरे घर पे जो इंसिडेंट हुआ था, मैं रात को ड्यूटी पे था और परिवार को जिंदा जला के मारने का प्रयास हुआ था, तो संदर्भ में एमआईडीसी थाने में गुना रजिस्टर्ड हुआ था 307 से 307, 440 और 436 ऐसा। उसमें जो आरोपी अटक हुआ था सचिन मानकर करके, सुनील मानकर, उस आरोपी का नाम मैंने पहले दिन लिया था। रात में करीब 2:30-3 बजे के पास एमआईडीसी थाने का स्टाफ आया था और मैं तभी उनको नाम लिया था कि सर ये सुनील मानकर करके ऐसा, मेरे को उसी पे डाउट आ रहा है। तो स्टाफ आने के बाद भी उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी कि उसके घर जाकर डिटेक्ट करना चाहिए, जबकि उसका घर मेरे घर के पीछे ही था। उसके बाद 1-2 दिन उसको थाने में बुलाया गया, लेकिन वो नहीं समझ पाया कुछ। क्यों नहीं समझा, क्या कार्रवाई थी उनको ही पता। रिजल्ट ये हुआ कि 1 महीने बाद उसी को इन्होंने आरोपी बनाया। इसके पहले आपके घर में जो जलाने की कोशिश की गई, उसके पीछे का रीज़न क्या था? रीज़न सर ऐसा है, रीज़न अब वो जो जिसको आरोपी बनाया, रीज़न उन्होंने पीएसआई राउत साहब उनको बताया, बोलते हैं ऐसा उनका बोलना है। राउत साहब ने मेरे से बात की है वैसे, कि मैंने उसको 3-4 बार मारा था। हम साथ में रहे हैं, उठे बैठे खाना पीना हुआ है, तो मैंने उसको मार दिया है 3-4 बार। तो उसका बदला समझ लो कि मेरे से डायरेक्ट नहीं कर पाया था, तो उसने ऐसा किया है, ऐसा उसका बोलना। डिपार्टमेंट होते हुए या उसके पहले? नहीं, डिपार्टमेंट में ही था मैं डिपार्टमेंट में ही था। ड्यूटी में नहीं थे? ड्यूटी पे भी था। हम ऑफ ड्यूटी, जैसे मेरी डे है तो फिर डे होने के बाद नाइट में अपन मिल रहे हैं, नाइट हो जाती तो डे में कभी मिल लिया करते थे। और उसका रहना मेरे घर के पीछे ही था, तो ऐसा वॉकिंग डिस्टेंस पे मकान है, तो हम मिलते थे, ऐसा कुछ नहीं है। उसने जो घर जलाने के पीछे का जो रीज़न है, उसने जो साहब को बताया, उन्होंने मुझसे बताया है कि राहुल तूने उसको कई बार मारा है। तो ये सही है, मारा आपने? हाँ, मारा है मैंने उसको, उसे गलत हरकतों पे तो मारा है। दोस्त रहा है मेरा वो, बावजूद इसके उसे घर में मैंने मदद की थी क्या फाइनेंशियली, ये भी वो जवाब दे सकता है। एक दोस्त उसका मेरे घर में आना जाना था, दोस्त था मेरा वो, ऐसा नहीं कि नहीं था। लेकिन उसने इस चीज़ को, अगर मैंने मारा कभी तो उसने गुस्सा निकाला है, तो उसने गुस्सा मुझसे निकालना चाहिए। परिवार पे अटैक किया उसने, जो गलत था, तो गुनाह दाखिल तो हुआ उस पर। अब गुनाह दाखिल होने के बाद पीएसआई राउत साहब जो आए हुए, उन्होंने गुनाह दाखिल तो कर दिए। इसके बीच में उनके पास वो गुनाह साबित करने के लिए एविडेंस भी होने चाहिए या है या नहीं, ये उन्होंने अब तक तो शेयर कुछ किया नहीं ना बताया। लेकिन ये क्लियर होना चाहिए और सामने आना चाहिए, क्योंकि मैं भी काफ़ी ये था कि कोई मेरे घर तक ऐसे कैसे पहुंच सकता है। तो मैं उसी लिए, और सबसे मेन बात, मेरा परिवार काफ़ी डर चुका था। बच्चे, वो रात मेरे मिसेज ने, मेरे बच्चों ने भोगे है, मैंने नहीं, मैं ड्यूटी पे था। वो बच्चे वही बहुत है, क्योंकि जब स्पॉट पे यहाँ पे एमआईडीसी का स्टाफ पहुँचा था ना, मुसले साहब खुद थे और मैं भी उनके साथ था। वो मेरे घर के हॉल के दरवाजे से अंदर का पूरा जो एरिया है ना, ये इतना ये क्रॉस नहीं कर पाए थे, इतना धुआं उस समय भी था। और मेरा लड़का 6-7 साल का है, छोटा हुआ 4 साल का है। धुएं में सांस लेना कि नहीं लेना है उनको नहीं समझता। अगर अनलाइट भी चली गई थी घर की, अगर वो मेरे को बताओ उनको बाहर आना है, सांस लेंगे, एक बार सांस लेने के बाद धुआं बाहर तो निकलेगा नहीं। बचते देखे उस दिन सही में, चलो भगवान का नसीब वो बच गए, गुनाह दाखिल हुआ। लेकिन जो ये प्रकरण में जो मदद कर रहे थे नितिन बोबड़े, सबसे विवादित कर्मचारी है, सबसे विवादित है। कागजों पे भी है, मौखिक नहीं, कागजों पे भी है। वो इंसान ने पीएसआई राउत साहब के सामने थाने में खुद मेरे को बताया कि राहुल तेरे घर पे जो रॉकेल डाले वो कैसे डाले। मेरे को कितना अच्छा लगा ये सब सुन के।
एक्शन करके दिखा रहा है मेरे को कि ऐसा डाले रॉकेल मेरे घर पे। फिर भी इनके पास 5 दिन की पीसीआर में भी इनको दूसरा आरोपी नहीं मिला। तो ये तो बोबड़े साहब ने बताना चाहिए कि तुमको ये बताया किसने एक्शन करके, किसने डाला है। ये मेरे अर्ज में जो मैं तकरार दी है ना माननीय सीपी साहब, डीजी साहब, इनको जो मैंने तकरार दी है 30 जून को, उसमें लिखित है। पता नहीं अर्ज उनके पास पहुंचा भी है या अब तक नहीं। मैंने किया है, सॉरी 1 मिनट, मैंने उनको अर्ज किया है, 30 जून को किया था। अब उसके बाद नितिन बोबड़े एक दिन फिर मेरे को बोलता है कि राहुल एंटी करप्शन का आपने ट्रैप आया था। ट्रैप? तो बोले हाँ, सुनील मानकर जो इसमें आरोपी बना है उसका बड़ा भाई जो PSI है सचिन मानकर, वो कारंजा खाड़गी में पोस्टेड है। उस पीरियड में अभी कहाँ वो नहीं पता, लेकिन तभी है, तभी था। तो उसने इनसे कांटेक्ट किया, बोलते कि भाऊ ले लो पैसे, क्या है 2-2.5 लाख, और इसमें कुछ बताओ या बचाओ मेरे भाई को। ये बात नितिन बोबड़े ने मेरे से तो पर्सनली भी कही है, राउत साहब से भी कही है, थाने में बैठ के की उनके ऑफिस में। बगैर डिमांड के कोई पैसे देने पहुंच जाता है क्या? फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी से कुछ पैसे मांगी नहीं तो पैसे लेके आ गया अपने आप? हाँ, तब तक तो मेरे को कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन आज लग रहा है, अभी जो हो रहा है मेरे साथ, अभी लग रहा है कि वाकई में पैसे की बातचीत हुई है या लिए नहीं लिए, यही बताया। क्योंकि जो सामने रिजल्ट है मैं उसको देख के तो बोलूँगा। 307 जैसी इतनी सीरियस ऑफेंस में 18 दिन के अंदर उसकी बेल भी हो जाती है। रीज़न है कि कोरोना है। पॉजिटिव से भी चला जाता है इतने प्यार से की आरोप। पॉझिटिव्ह से बोले तर आयोग जो बेचता है की त्याची जमानत किंवा जामीन देण्यात आम्हाला हरकत नहीं है। आयोग लिखता है ऐसा? हाँ, तभी तो पॉजिटिव से तो उसको बोलेंगे ना। कैसे, क्यों हरकत नहीं है? मेरे को डर है ना, मेरे पे, तुमको तो है नहीं ना। मैं आज 3रा दिन है मेरे घर में, आज आया हूँ मैं। 4 महीने से मैं किराए के फ्लैट में रह रहा था। क्यों रह रहा था? परिवार के डर की वजह से। आज 2 महीने से मैं ड्यूटी नहीं जा रहा हूँ। मेरी बदली ने हेडक्वार्टर कर दी है। ड्रेस पहनो तो बच्चे बोलते पापा जाना नहीं, घर में आग लग जाएगी। कुछ चोर आते आग लगाते। उनके मन का डर कौन भगाएगा? मैं अब तक एडजस्ट कर रहा था कि यहाँ क्या मैं ड्यूटी करता था, 4-5 बार भग के आ जाता था ड्यूटी से घर में, बच्चों को दिख जाता था तो उनकी हिम्मत रहती थी। अब कैसा करूँगा? अच्छा, जिस रीज़न से मेरे को इन्होंने वापस भेजे वो रीज़न 2018-19 का इंसिडेंट है, मोबाइल मिसिंग का। मुझे ये बताइए कि आप MIDC पुलिस में कब ज्वाइन हुए और आपकी बदली कब की गई हेडक्वार्टर में? मैं अंदाज़न अप्रैल महीने में आया हूँ MIDC में। हाँ, 2021। और रिसेंटली अभी ये 7वें महीने मेरे यहाँ तक बदली हो गई वहाँ से। 3 ही महीने मैंने ड्यूटी किया वहाँ पे। उस 3 महीने में ही मेरा डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट चला गया। डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट बोले तो PI समझ लेते हैं, PI साहब जो हैं वहाँ अधिकारी मेरे समझ लेते हैं कि इसका ड्यूटी करने का तरीका ठीक नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट जो मेरे को नरवल साहब ने दिखाए थे वो ऐसा था कि मोबाइल का मैटर उन्होंने बताया कि मोबाइल मिसिंग में राहुल तुम्हारी भूमिका संदिग्ध है। और एक्चुअली वो विषय ऐसा था, ये मेरे को तो मेरे ऊपर भी प्रकरण चल रहा, बदली हो गई, सब हो गया। उसके बाद मेरे को पता चला जो इसमें जिसका फ़ोन का जिक्र हो रहा है उसका नाम राजेश कुशवाहा है और ख़ुद 304 का आरोपी रहा है। 304 बोले तो उसकी गाड़ी से ऑन द स्पॉट लेडीज़ डेथ कर गई थी। ये सिचुएशन में पब्लिक का सिचुएशन क्या होगा? मारा मैरिज करती पब्लिक तो रोड पे, और वो लोकल वहीं का था और वो फुल टाइट पी के दारू पी के था। ऐसा जब मेरे को पता चला वो सारी बातें, तो अब उसने उस स्पॉट पे जब सबसे पहले पुलिस वहाँ पे कौन गई कौन नहीं, मैं तो उस पीरियड में थाने में नौकरी कर ही नहीं रहा हूँ ना, तो कौन गया उसको बचाने वहाँ पे? वो जो स्टाफ गया होगा उसको देखा जाए। आज 2019 से 21 तक 2 साल हो गए। 2 साल में वो लगभग वो केस में क्या प्रोग्रेस हुई है क्या नहीं है, वो कुछ मेरे को कुछ ही नहीं पता है। मैं बस थाने में आया, सडनली एक दिन महेश पड़ो जो सिपाही है उसने मेरे से कांटेक्ट किया, भैया कहाँ हो? मैं बोला थाने में बदली होगी। भैया मैं थाने में हूँ। वो मेरे से उसने मेरे को एक मेस है जहाँ से मैं कभी खाना खाता था, वहाँ पे बुलाया। वहाँ पे उसने इस मेस वाले के सामने मेरे से बात किया, चंदन लाल नाम है उनका, कि राहुल एक मेरे पास एक फ़ोन है, 2-3 साल हो रहे उस चीज़ को, एक फ़ोन है मेरे पास राहुल, और वो फ़ोन राजेश कुशवाहा का है और मैं जानता हूँ तेरा फ्रेंड है, तो उससे बात कर, कुछ खर्चा पानी दे दे और उसको फ़ोन वापस कर देंगे। उसने ये सारी बातें मेरे को बोल दी, लेकिन ये बात सच है या झूठ मैं पता ही नहीं करूँ, ऐसा ही चला जाऊँ उसके घर। तो मैंने उसको पूछा कि ऐसा ऐसा विषय है, तेरा फ़ोन घुमा था क्या, एक्सीडेंट सही में हुआ था क्या? ये पूछने के बाद मैंने उसको बोला ना
कि जो जिसके पास भी फ़ोन है वो तेरे को तेरा फ़ोन दे देगा, वो बदले में कुछ खर्चा मांग रहा है, 50,000, 60,000, 70,000 जो बोल रहा है। यही चीज़ उसने मेरे पीआई साहब को बताया। मैं भी वहीं बैठा था थाने में, मैंने ही फिर पीआई साहब को ये चीज़ बताया। सर 60-70 हज़ार जो भी सामने वाला बोल रहा है, ऐसा बोल देने से पैसा दे देना तो हुआ नहीं है। हमको सिर्फ बोलना है ताकि जो भी सामने वाला जिसके पास भी फ़ोन है वो फ़ोन लेके तो सामने आए। क्योंकि ये राजेश कुशवाहा ने क्या बोला कि फ़ोन मेरे पास है, फ़ोन अगर मेरे पास है फिर मैं आरोपी हूँ। मैंने पीआई सर हांडे साहब को यही बोला, सर फ़ोन जिसके पास है उसको हमको सिर्फ हाँ बोलना है ताकि वो बंदा पैसे लेके सामने आ जाए, फिर अपन अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। इतना उनको मेरे भरोसे में लेने के बाद भी पीआई साहब ने उसको यही बोला है कि तू राहुल के नाम से रिपोर्ट दे। ठीक है, दिए राहुल मेरे नाम से, पीआई सर ने बोला है मेरे नाम से रिपोर्ट लिए। फिर मैंने जो पीआई सर को इतना सारी चीज़ें कन्विंस्ड की, वो कहाँ गई। आज 2 साल बाद कोई गुनाह डिटेक्ट अगर हो रहा है तो उसके लिए अप्रिशिएट करना तो दूर की बात रह गई। सिर्फ सुना था मैंने कि सुन लेने से कोई आरोप तो हो नहीं जाता। अब मैंने अगर सोच लिया कि मैं किसी मर्डर करना है तो वो तो हो नहीं गया, 302 का गुना नहीं हुआ ना। यहाँ कैसे क्या हो गया। मैं तो बोला है ना, मैंने बोला उसको कि ऐसा ऐसा कर, तेरा फ़ोन मिल जाएगा, तेरे को होना कि नहीं। राजेश कुशवाहा के साथ मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो भी है मेरे पास। राजेश कुशवाहा से जो मेरा फ़ोन पे वार्तालाप हुआ है वो तक है मेरे पास। वो क्लियर कट बोल रहा है, राहुल भैया तुम्हारे से कोई लेन देन नहीं है, अभी भी बोल रहा है। तो इन्होंने कंप्लेंट क्यों किया आपके नाम से? इनके ही बोलने पे किया है, इन्हीं के बोलने पे किया है। वो आज भी ये बोल रहा है कि राहुल भैया मेरे को तुमसे कोई लेन देन नहीं है। तो पुलिस को जाके बोल नहीं सकता कि वो 307 में जिनका नाम मैं तो चोरी में आपका नाम डाला है तो वो उनका नाम है ही नहीं। अधिकारी क्यों नहीं सुनते, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। उसका छोड़ो, मैं खुद मेरे वरिष्ठ अधिकारियों के पास जा रहा हूँ। महेश पड़वे, इसमें सबसे मेन रोल महेश पड़वे का है। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन लाने वाला वो खुद। जब इसने पीआई साहब के सामने खड़ा किया है तो मैं पीआई साहब को बोल रहा हूँ कि सर इसने लाया है। उसने डीसीपी सर को बोला है, डीसीपी साहब की विजिट में उसने बोला है कि सर ने बोला कि मैं 2 दिन का समय दे रहा हूँ, मेरे को ये आदमी का फ़ोन चाहिए वापस, नहीं तो मैं तुम पे गुना दाखिल कर दूंगा। डीसीपी सर ने ऐसा बोला। आपको कहा? दोनों को बोला कि मैं दोनों पे गुना दाखिल कर दूंगा। मैं चुपचाप ही खड़ा था। महेश ने बोला सर के सामने कि सर मेरे को 7 दिन का समय दिया जाए, मैं ढूंढ के फ़ोन ला के देता हूँ। फिर और क्या चाहिए तुमको ये सुनने के लिए कि मेरा उसमें रोल नहीं है। फिर क्यों मेरे को फंसा रहे तुम लोग ज़बरदस्ती में। मेरी वजह से कोई चीज़ डिटेक्ट तो हुई है आज? कुछ नहीं। मीडिया बुलाऊंगा, चोरी का गुना लगवाऊंगा और बदनाम कर दूंगा। ये डीसीपी सर ने मेरे को थाने में बोला है सबके सामने। ठीक है, लेकिन मैं लिख के देता हूँ ना, कितने लोग इस चीज़ को हाँ बोलने वाले हैं, कौन बोल सकता है। परसों मेरे ख्याल से मैं महेश पड़वे को खुद साहब के पास ले गया। मैं चिढ़ गया काफ़ी। मेरे समझ में नहीं आ रहा ऐसा हो कैसे रहा। इतना बताने के बाद भी ये सुनते क्यों नहीं। फिर भी तब भी मैं सर को यही कहा, सर बोला महेश पड़वे साथ में आप उसको एक बार पूछो। वो भी वहाँ जाके कुछ नहीं बोलता। उसका ये बोलना है अगर मैं फ़ोन दे दूंगा कि चैन का मेरे पे आ जाएगा। वो लड़की का उस दिन सिर्फ फ़ोन मिसिंग नहीं हुआ था, उसका फ़ोन के साथ उसकी 13 तोले की चैन भी मिसिंग है। ये और महेश पड़वे का डर ये है कि अगर फ़ोन रिकवर हो जाएगा तो चैन का भी उसके ऊपर आ जाएगा। इस वजह से वो नहीं बोल रहा है। अब उसने खुद राजेश कुशवाहा को मेरे सामने भी, खुद राजेश कुशवाहा को भी बोल दिया है। क्या बोला है कि मेरे को समय दे, मैं तेरे को 7-8 दिन में तेरा फ़ोन देता हूँ। क्यों देता हूँ फ़ोन तू? इसका मतलब तेरे पास है। फिर सबको सब पता होने के बाद मेरे को क्यों, मेरी बदली कर डाले डिफ़ॉल्ट यही मोबाइल में, तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर जो 307 के मेरे विषय में जो मैंने आरोप लगाया वो सारे सही है। तो ये 307 पे जो आपने आरोप लगाया है इसको ही दबाने की कोशिश में आपकी बदले होता है। फिर वो नहीं तो क्या है, वही है ना। पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो 307 के आरोपी को बचाने की कोशिश में आपको इस थाने से हटा के हेडक्वार्टर में ले गए। मैं तो वही बोलूँगा, मैंने सीपी सर से भी जब कहा था कि सर बोला 307, अच्छा जिस दिन ये 307 का तपास चालू था मैंने डीसीपी साहब को उनके मोबाइल पे मेरे मोबाइल से मैसेज किया है कि सर 307 का तपास पूरा गलत है। इस रिगार्डिंग जब मैंने सर से बात की, सर मेरे को बोलते हैं कि मेरे फ़ोन पे तो दुनिया भर के मैसेज आते हैं, मैंने देखा नहीं होगा। कितना सही जवाब लगता है, कितना सही जवाब लगता है। यानी उनको कोई मतलब, मैं बोलना चाहता हूँ कि जितना मेरे परिवार पे बीती है करके मेरे को जितनी तकलीफ हो रही होगी सिर्फ मेरे को होनी चाहिए, तुमको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे परिवार पे नहीं हुआ है, ऐसा होना चाहिए। और वही है, मेरे फ़ोन पे बहुत मैसेज आते हैं, मैं देखता नहीं हूँ।
ये जवाब उनका है। और पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ सारी बातें मैं, ऐसा नहीं कि बस आगे मैं यहाँ बैठ कुछ भी बोलना है, कुछ नहीं। ये जो उन्होंने बोला है मैं वही बातें बोल रहा हूँ। एट लास्ट कल वहाँ पे जाने के बाद एक मोबाइल मिसिंग का जो चल रहा है, जिसमें मेरे को इन्होंने आरोपी बना डाले, गुनाह तक दाखिल करने की मेरे को सर ने धमकी दे दी है, मैं गुनाह दाखिल कर दूंगा, यहाँ तक बोल डाले। फिर मैं जो इतने आरोप लगा रहा हूँ, और मेरे पास तो प्रूफ भी है, खुद जो आयो है राउत साहब, उन्होंने खुद सचिन मान करके गलत बिहेव की। उनके थाने में आके ड्रेस पे बैठने की वजह से, वो भी साप्ताहिक के दिन, कोई रीज़न नहीं उनके पास ड्रेस यूनिफॉर्म पहन के थाने में आना, लेकिन वो बैठते थे। क्यों? उसका भाई लॉकअप में ना, इन्फ्लुएंस करने की 100%। नहीं तो क्या होगा? कौन सा आरोपी कबूल कर लेगा? आरोपी अंदर, भाई थाने में आ बैठा, उसको चेयर दी जा रही है, उसकी हिम्मत बढ़ेगी नहीं? फिर 5 दिन के पीसीआर में से कबूल क्यों नहीं किया? वही हुआ, आखिर पीसीआर मिला, छूट गया। मैं 4 महीने बाद मेरे घर में पैर रख रहा हूँ, और वो बंदा क्या बेस्ट है, घर जला जुला के मेरा परिवार को इतना ये तकलीफ दे के 18 दिन में घर से बाहर, थाने से बाहर। और मैं 4 महीने बाद मेरे घर में पैर रख रहा हूँ, और मेरे पीछे परेशानी शुरू हुई है। 3 महीने मेरी बदली भी हो गई, मेरा कैरेक्टर। तो अगर मेरा कैरेक्टर इतना ही खराब है, तो यहाँ थाने से हेडक्वार्टर भेजने से अच्छा मेरे को खाते से निकाल देना चाहिए ना। बराबर है कि नहीं? मेरा कैरेक्टर इतना खराब है, कैरेक्टर को दोषी ठहराया नहीं उन्होंने। तो सेम मेरे कैरेक्टर, जो मेरा कैरेक्टर से पुलिस खाते में सही में मेरे से कोई नहीं है क्या? मेरे पे एक भी एंटी करप्शन का गुना नहीं है, ना तस्करी ना फस्करी। कितने लोगों के मैं नाम बताओ जिन पे सब गुने हैं? फिर उनसे बुरा मैं हुआ, इसका मतलब सीधी बात है, अपने फेवरेट कर्मचारियों की बात सुन के मेरे खिलाफ काम करना। जो उन्होंने बोल दिया सर ये गलत है तो गलत है बस। जब से आपके ऊपर चोरी का मामला, मोबाइल चोरी का मामला आया, उसके बाद क्या सिचुएशन है? क्या माहौल बदला है? लोगों का दृष्टिकोण किस तरह से आपको देख? मेरे को बदली यहाँ से थाने में होगी ना मेरी 20 साल में। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को थाने में नौकरी करने इंटरेस्ट भी नहीं रहा था, सही में नहीं रहा था। लेकिन परिवार में जो हुआ, उसके बाद थाने में इसलिए नौकरी करना चाहता हूँ कि मतलब चलो यार, अपने परिवार को, सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा सिर्फ परिवार का प्रोटेक्शन था, दूसरा कुछ भी नहीं था। नहीं तो खाता ही बोलता है ना मेरा कैरेक्टर खराब है, मतलब मैं आलसी, मेरी नौकरी होना ही नहीं है। मैं नौकरी में कम, ऑप्शन ज़्यादा, ये सब ज़्यादा रहता है। तो ऐसा आदमी थाने में ड्यूटी करना चाहेगा क्या? थाने की नौकरी तो बहुत टाइम टू टाइम करनी है, तुमको काम सीखना आना चाहिए, सब आना चाहिए। फिर मैं क्यों मरमर कर रहा हूँ सीखने के लिए, नाच करने के लिए? करना चाहता हूँ। अब फ़र्क क्या पड़ रहा है? अब दोस्तों में उठता बैठता हूँ, सबसे पहले एक ही सवाल होता है, भाई सही में तुमने पैसे मांगे? बताओ। मैं सीपी साहब के पास गया, रिपीटर की बदली नहीं बोले। मेरे को एक नहीं समझ में आता, इस महेश पड़वे का सीपी ऑफिस है कौन इतना खास? यही एंटी करप्शन, यही पैसे की डिमांड को लेके उसकी बदली हुई MIDC में वापस। उसका डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट मेरे ख्याल से शीर्षक साहब पे आई थी, उन्होंने भेजे होंगे, कंफर्म नहीं पता, बट वो थे। उसकी बदली हुई 1.5 साल बाद बंदा फिर चॉइस बिल्कुल एक ही पुलिस स्टेशन, MIDC होना, MIDC में चाहे। अभी वो तो रिपीटर है, 100% बोल रहा है रिपीटर है, उसकी बदली कैसे हो गई वहाँ पे? अच्छा, तुमको तुम्हारे चॉइस के लिए साथ जो करना है करो, मेरे को तकलीफ नहीं, मेरे को तकलीफ नहीं दी जा रही। फिर एग्जाम्पशनल केस है क्या? एग्जाम्पशनल केस तो मेरा था, मेरे लिए नौकरी करना इतना ज़रूरी नहीं था, मेरे को मेरे परिवार को भी संभालना ज़रूरी था, बस एक पास पड़ता है करके। नहीं तो किस मुँह से थाने में नौकरी करना जिस थाने में मेरे पे ऑलरेडी 2 गुने हैं। इज्जत थोड़ी बहुत मेरे को भी बची है, लेकिन पूरा ये इनका पूरे अधिकारी को वन साइड ही सोचना चल रहा है। ये इसका कैरेक्टर मेरे को समझ में नहीं आता, कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर क्या है पुलिस का? मेरा कैरेक्टर क्या है? इन सब बातों से मैं पूरा परेशान हो चुका हूँ। अब बताने जाओ तो बातें कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता, खासकर नरवल साहब। परसों मिलने जब गया तो उन्हें एक ही बात बोले, थाने में आऊँगा सस्पेंड कर दूंगा। बोले क्यों? मतलब तुम्हारे मन में आकर सस्पेंड करना, कर देना है बस। मेरी नौकरी में गलती होती नहीं होती कुछ नहीं देखना है, बस टारगेट बना लेना है। एक DCP जैसा इतना बड़ा अधिकारी एक कांस्टेबल का टारगेट बना रहा है, तो टारगेट को कब तक टिकेगा? 2-3 केस कमा चुका, अब नहीं कमाने का मेरे को, इसलिए चुपचाप रिज़ाइन होना ना, तुमको रिज़ाइन लिख के दे दिया। खुशी से नहीं, इनकी तकलीफ से दे रहा हूँ। महेश पड़वे का नाम ले लेके मेरा मुंह सूख गया है, बता के सूख गया है। मोहल्ले के लोग पहचान गए कि उसका ही भूमिका संदिग्धन वही आरोपी है।
डीसीपी साहब के ऑफिस के लोग तक बोल रहे हैं कि राहुल भाई तुम्हारा लेन देन नहीं है, लेकिन साहब को बोल नहीं सकते बोले। तो ये सुन के मेरे को कितना अच्छा लगना चाहिए। और मैं खुद बहुत परेशान हो चुका हूँ इन सब बातों से। नरूल हसन से एक वरिष्ठ अधिकारी है ऑब्वियसली, और आप अपनी परेशानी लेके जाते हो तो किस तरह से व्यवहार करते हो आपसे? दो टूक बातें होती है बस। हाँ बोलो, फ़ोन वापस। कैसे? 2-5 हज़ार का फ़ोन है क्या उसका भैया? लाखों का फ़ोन है, चैन है। और मैं किस मुँह से कैसे दूँ उसको, लेकिन मेरे को वही नहीं समझ में आ रहा है। मेरा सीधा सीधा बोलना है, महेश पड़वे ने सर के सामने सर को बोला था कि मैं 7 से 8 दिन में, महीने भर में फ़ोन ला के देता हूँ। आज महीना गया, 2 महीना गया, क्यों नहीं दिया उसने अब तक फ़ोन? कबूल उसने किया कि मैंने किया? उसने कबूल किया ना कि मैं फ़ोन ला के देता हूँ। राजेश कुशवाहा से मिला, वहाँ पे भी उसने कबूल किया कि मैं फ़ोन देता हूँ। हम जो हमारे एरिया की जैसे 4-5 अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं जिनकी अपन जहाँ कभी कभी बातें काटते नहीं है, जिनकी वजह से थोड़ा बहुत अपना चलता है काम, उनके सामने मीटिंग लेके भी बोला गया। मैंने उसको बुलाया, महेश को वहाँ पे, राजेश को भी बुलाया कि अपन इसका सॉर्ट आउट क्या निकालेंगे। राजेश उसकी जगह सही है, उसकी चीज़ें मिसिंग है, उसको चाहिए वापस, उसका इसमें कोई लेन देन नहीं है। उसने नॉर्मल कंप्लेंट किया कि हाँ भैया मेरे को मेरा फ़ोन चाहिए। महेश पड़वे ने बोला कि मैं 10 दिन के अंदर देता हूँ, उसके 10 दिन आ ही नहीं रहे। अगर मोबाइल डिफ़ॉल्ट में मेरी बदली हुई है तो मोबाइल उसको कल मिल जाएगा, तो मेरे को वापस लेंगे क्या ये? जब सामने वाले का जो गलती हुई है, सामने वाले का जो नुकसान हुआ है, उसकी अगर भरपाई हो जाती है तो मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा फिर? मेरी नुकसान भरपाई नहीं होनी चाहिए क्या? कि पुलिस है तो मेरे को क्या कुछ अलग है कि सहन करने का सब कुछ है मेरे पास, जिसको जो करना बस करते चलो? मेरा कैरेक्टर अगर ख़राब है तो कैरेक्टर ख़राब होने के बदले में मैंने भुगता भी बहुत है। आज मेरी बैच के बच्चों का, मेरे बैच के लड़कों का पेमेंट कहाँ है, मेरा पेमेंट कहाँ है, ये भी देख लो ना। बोलना सर को मेरा कैरेक्टर देख रहे ना हो तो उसके बदले में मेरे को पनिशमेंट कितनी मिली है आज तक? बगैर पनिशमेंट दिए आपने छोड़े क्या मेरे को? आज मैं क्या पगार उठा रहा हूँ? मेरे साथ वालों का पगार कितना है? ये मेरे कैरेक्टर की वजह से ही है ना। तो मेरा कैरेक्टर खराब है तो मैं ही भुगत रहा हूँ ना, आप तो नहीं भुगत रहे ना कुछ। फिर और क्या चाहिए? आप क्या मांग कर रहे हो अभी? जो एक तो आपने 307 के आरोपी को बरी, मतलब फिलहाल उनको जमानत मिल गई है, उसके बाद आपके ऊपर मोबाइल चोरी का आरोप लगा है, तो अब क्या मांग कर रहे हो आपके वरिष्ठ अधिकारियों से? नहीं, अभी नरूल हसन साहब ने जो बोले हैं कि एक फ़ोन के पीछे जो उनका इतना बढ़िया इंटरेस्ट जागा हुआ है ना, वैसा इंटरेस्ट मेरे 307 के मैटर में दिखाया पहले। अब वो नितिन बोबड़े ने मेरे सामने मेरे मुंह पे बोला है कि मेरे घर के दरवाजे पर ऐसा तेल डाला गया, वैसा तेल डाला गया। इतना पता रहने के बाद भी दूसरे आरोपी अटक क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? नहीं ज़रूरी है कि बस फ़ोन देना ज़रूरी है? और अगर फ़ोन देना भी ज़रूरी है तो सर ने बोला था गुनाह दाखिल करना, तो कर डालो, मैं अंदर जाने को रेडी हूँ बिल्कुल। महेश पड़वे ने उस फ़ोन का ट्रैकर तोड़ने के लिए किससे कॉन्टैक्ट किया मेरे को वो तक पता है। ये बात मैंने डीसीपी साहब के ऑफिस में बोला तो वो बोलते कि तुम लाओ। मैं किस अथॉरिटी से उठा के लाऊँ उसको? मैं थाने में हूँ क्या? लकड़े साहब को फ़ोन किया तो लाकड़े साहब फ़ोन नहीं उठाते। BSR लाकड़े जिनके पास तपास चालू है तो फ़ोन नहीं उठाते। फिर आरोपी को मैं जाऊँ मेरे मन से मैं उठा के ला लूँ? इंटरेस्ट सही में अगर साहब का बोलना है कि उसका फ़ोन, उसका नुकसान हुआ मिलना चाहिए ना, तो मेरे तपास में कुछ नहीं होना चाहिए क्या? मेरे घर में कुछ नहीं होना चाहिए? मेरे नुकसान की भरपाई कौन करता फिर? खाते के लायक नहीं क्या? रिजाइन मैंने लिख के दे दिया, बराबर है। अगर तुमको ऐसा ही लगता है कि मैं तुम्हारे खाते लायक नहीं तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लो। मेरे परिवार के लिए जो प्रोटेक्शन देना चाहिए मैं करूँगा। मेरे परिवार को मैं संभालूंगा। कम से कम ये तो नहीं, इतना तो नहीं ना 11 बजे मिलने जाओ ऑफिस में, 6 बजे मिलने, 3 बजे मिलने बोलते हैं, 3 बजे मिलता है आदमी, और उसके बाद भी सब खड़े खड़े मुलाकात हो जाती है। इनके परिवार में ये सब तकलीफें अगर आती थी कभी तो वाकई में इतना आसान होता था क्या? सीपी साहब, मैं कॉल पे सुन रहा था एक इंसिडेंट छोटा सा, मैं हमारे थाने में आया अभी तक। सीपी साहब के घर के बाहर से ना सिर्फ बुलेट जोर से गई होगी, जोर से एयर पे चला था पूरा नाटक। माननीय विक्टर सरांच्या घरासमोरून बुलेट गेली, मोठ्या जोरानं आवाजानं। सदर PI ने कॉल रिसीव किया था, सदर PI ने। ये इतना एटलीस्ट परिवार को लेके नहीं होना चाहिए। उस दिन से वो बात आज तक मेरे मन में है। मेरा परिवार बच गया करके ठीक है, नहीं तो
ये जो आप पुलिस डिपार्टमेंट से हो और आपके घर में आग लगा दी गई थी, आपको लगा कि पुलिस डिपार्टमेंट आपका साथ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब आपके डिपार्टमेंट के लोग आपके साथ नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है। कल तक ये सोच रहा था साथ में, मेरे दुख में चलो पुलिस खाता साथ में। एसीपी साहब बोलते गुना दाखिल 307 दाखिल नहीं करना चाहिए था। क्या बोल रहे हैं एसीपी साहब? 307 दाखिल नहीं करना चाहिए था। अब इस पर क्या जवाब देगा इंसान? मैं तो यहाँ तक सुना हूँ मेरे बारे में कि थाने में बदली करने के लिए मैंने मेरे घर में आग लगाया। वाकई में थाने में आके क्या मिला मेरे को? क्या 50-60 हज़ार पेमेंट बढ़ गई मेरी थाने में आके? हाँ, कुछ भी। इतनी ऐसी बकवास बातें सुन के थाने में नौकरी मैं कर रहा था, कोई और नहीं कर रहा था। कैरेक्टर किसी का कितना भी खराब रहना है तो इमोशन सबको होते हैं। अच्छा बुरा लगने का जो फीलिंग है सबको है, मेरे को भी है। आगे आपकी क्या करना चाहोगे? क्या मांग कर? पुलिस खा अब वो वरिष्ठ अधिकारी देखे भैया। हाँ, इतना तो है मेरे को। अभी ये जो 307 का जो चल रहा है विषय और ये मोबाइल का विषय, अब मेरे हसन साहब देखेंगे अभी उनका वर्डिक्ट क्या है इसमें। वो समय पे समय दिए जा रहे हैं, कार्रवाई कुछ हो नहीं रही है। मोबाइल में मेरा विषय डिफ़ॉल्ट था करके मेरे को वापस भेजा गया। कल उसके मोबाइल में आरोपी दूसरा अगर निकलता है तो फिर ये जो अपमान होता है 4 लोगों में, ये हसन साहब को तो नहीं पता ना। ये मैं झेलता हूँ ना 4 लोगों में जब उठता बैठता हूँ, ये मैं सुनता हूँ, उन्होंने नहीं सुन रहे ना। तो ये जो मेंटली मेरे को तकलीफ़ हो रही है पुलिस खाते से लेके, मैं आरोप लगाता हूँ, इतने संदिग्ध आरोप मैं लगा रहा हूँ, इतने सीरियस मैं इन पे ये कर रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ। ये 307 के विषय में ऐसा इनका डिमोलिश वर्क हुआ है जिसकी स्टेशन डायरी एंट्री तक है। मतलब प्रूफ है बात। मतलब ये बोलने के लिए मेरे पास बेस है कि मैं जो आरोप लगा रहा हूँ सही है, कहीं किसी ना किसी हद तक सही है। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर। मैं डॉक्टर मुरली हूँ, मैं और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं होप हॉस्पिटल और आयुष्मान हॉस्पिटल नागपुर का ओनर हूँ। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से पास आउट हुआ हूँ। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर अभी 75 इयर्स कंप्लीट कर रहा है। तो 2 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक बड़ा इवेंट रखा है। ये इवेंट में हमने जो जीएमसी नागपुर से पास आउट हुए हैं और उनमें से जो डीन बने हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, उनको हम एक साथ ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म में। और ये लाइव रहेगा 8 प्लेटफॉर्म्स में, यानी ये लाइव रहेगा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, 3 चैनल्स में, 3 टीवी चैनल्स में, और अलग अलग लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। अब ये इवेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने एक कंपटीशन भी रखा है जिसमें आप लोग जो डॉक्टर्स हैं, अलुमिनी हैं और ऑडियंस हैं, आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये डीन्स को। और इनमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसको हम एक प्राइज़ भी देने वाले हैं। और इसमें से जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हर एक बैच से जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो भी फर्स्ट पार्टिसिपेट करेगा या जो फर्स्ट रजिस्टर करेगा, तो उनके लिए भी प्राइजेस रखे हैं। ऐसे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हैं। तो 2 अक्टूबर 7 o'clock आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। ये लिंक्स हम आपको शेयर करेंगे। आप वो लिंक क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। अभी रजिस्टर करिए और 2 अक्टूबर को हमारे साथ आप इवेंट में पार्टिसिपेट करिए। जो ये 2 अक्टूबर को जो लाइव इवेंट हम कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2000 डॉक्टर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हाँ, तो ये जो 2000 डॉक्टर्स हैं, इनके लिए हमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रखे हैं। और ये कंपटीशन में आपको एक क्वेश्चन पूछना अपने फेवरेट ड्रीम को। जैसे आप पूछ सकते हैं कि आपके टेन्योर में आपने पॉलिटिशियंस को कैसे हैंडल किया, या आप पूछ सकते हैं कि आपके टेन्योर में आपने ऐसा कौन से चैलेंजेस आपने देखे। और जैसे बहुत सारे डीन्स हैं जिनको कोविड को फाइट करने का एक्सपीरियंस है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। यदि 3rd वेव आता है तो वो एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो दोस्तों, आप रजिस्टर करिए और वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप एक
इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग सा सवाल आपके अपने फेवरेट डीन को पूछिए और ज़रूर 2 अक्टूबर को शाम को 7 बजे आप ज्वाइन करिए। ये लाइव इवेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट होने वाला है डॉक्टर्स के लिए। थैंक यू।